Hi guys, this is KK and your Rapchik channel, The Backbenchers. Welcome to you. आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी के चैप्टर 2 जो एक हमारा अभी नया चैप्टर है पृथ्वी की गतियाँ के बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग लेसन है जिसमें हमारी जो अर्थ है पृथ्वी है उसको कैसे गति करती है और उसकी गतियों के कारण क्या क्या परिवर्तन होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर विस्तार से जानेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। जो पृथ्वी गति करती है तो वो दो प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी गति को परिक्रमण कहते हैं। तो देखिए क्या होता है कि एक मैं अब मेरी जगह खड़ा हूँ, मेरी जगह खड़ा खड़ा अगर मैं चारों तरफ घूम जाऊँ, एक बिना स्थान छोड़े मेरी जगह पर मैं चारों तरफ घूम जाऊँ, अर्थात मैं मेरा ये क्या हुआ, घूर्णन हुआ। यानी पृथ्वी अपनी जगह पे भी घूमती रहती है और जो घूमती है पृथ्वी वह क्या होता है, उसका अक्ष होता है। यानी अक्ष एक तरीके से पृथ्वी के बीच में काल्पनिक ऐसा हम अगर धागा पिरो दें और अगर बीच से और उसको ऐसे बांध दें, जैसे ग्लोब होता है, आपने ग्लोब के अंदर देखा होगा सबसे अच्छी चीज़। जैसे अगर मैं बात करूं, ये हमारी पृथ्वी है, ये थोड़ी सी क्या होती है, अब ये गोल है पृथ्वी, तो इसको ये ऐसे बीच में नहीं है, ये थोड़ी सी ऐसे है। तो यहाँ पर अगर ये मैं स्टैंड बना दूँ तो ऐसे थोड़ी सी तिरछी है और ये तिरछा कितना है, ये है तिरछा अगर कोण देखें हम डिग्री में तो 66.5 डिग्री पृथ्वी क्या है अपने मेन अक्ष के साथ झुकी हुई है। और ये झुकी झुकी यहाँ पर ये क्या होता है, यहाँ पर राउंड मारती है, ऐसे झुकी झुकी राउंड मारती है। तो ये जो राउंड मारती है अपनी जगह के ऊपर, ये क्या होता है, पृथ्वी का घूर्णन गति कहलाती है। उसके अलावा अगर हम बात करें, ये है सूर्य, ये है सूर्य, इसको हम सूर्य बोलें और इसके चारों पे हमारी पृथ्वी है जो अपनी जगह भी गति कर रही है, उसके साथ साथ ये पृथ्वी की अलग अलग गतियां हैं। अपना ये अक्ष है पृथ्वी का, ये अक्ष यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है, ये जा रही। तो ऐसे चारों तरफ अगर ऐसे पृथ्वी की जो कक्षा है उसमें यह है घूर्णन गति करते करते एक चक्कर लगा देती है सूर्य के चारों तरफ। तो ये जो अपने कक्षा के अंदर एक चक्कर लगा रही है, तो ये जो चक्कर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी का क्या बोलते हैं, अर्थ का परिक्रमण काल, वो सॉरी परिक्रमण की जो गति होती है उसको परिक्रमण बोलते हैं। तो ये बात हुई है कि पृथ्वी की गतियाँ कौन सी होती हैं और उनको क्या कहते हैं। अभी नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट है पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, जो मैंने बताया था जिस पे पृथ्वी क्या होती है, झुकी हुई हमें प्रतीत होती है। तो एक अक्ष है उसके ऊपर झुकी हुई है और एक काल्पनिक रेखा उसकी कक्षीय सतह से, जो पृथ्वी का जो सतह है वहाँ से वो कितना झुका है, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ये जो हमने अभी आपको रेखा चित्र बना के बताया, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। जो भारत जो कक्ष है, जो कक्षीय समतल है जो अपनी पृथ्वी का, उसको हम उसके सापेक्ष पृथ्वी क्या 66.5 डिग्री झुकी हुई है और घूर्णन करती रहती है, साथ में सूर्य के चारों तरफ क्या करती है, परिक्रमण काल करती है अपना पूरा। ये देखिए एक छोटा सा आपके सामने एक डायग्राम है, उस डायग्राम को हम समझते हैं। ये देखिए, अगर सीधी बात करें, अगर हमारी पृथ्वी ये गोल थी तो मैंने कहा था अगर हम सीधी बात करेंगे तो अगर पृथ्वी का ये अक्ष है, ये बीच वाला ये है क्या, पृथ्वी का अक्ष जो 0 डिग्री हम मानते हैं, भूमध्य रेखा मानते हैं इसको विश्वत। तो इस अक्ष पे अगर मैं ऐसे डालूंगा, सीधा क्या डालूंगा, ये लंब डालूंगा, तो ये हुआ एकदम सीधी पृथ्वी। अगर ऐसे होती तो पृथ्वी क्या घूमती, सीधी घूमती है अपने अक्ष पे। बट ये है पृथ्वी का जो कक्षीय सतह है उस पर एक लंब है और एक्चुअल में पृथ्वी का जो क्या है, झुकाव वो ऐसा है, ये जो ये साइड में जा रहा है, जो ये कितना है, 66.5 डिग्री का पृथ्वी अपने कक्षीय सतह से या अपने अक्ष से झुकी हुई प्रतीत होती है। कितने, ये याद रखिएगा, 66.5 डिग्री पृथ्वी अपने कक्षीय सतह से झुकी रहती है और उसी को पृथ्वी का अक्ष बोलते हैं। ये पृथ्वी का अक्ष है और इसी के ऊपर पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन गति करती है। ये बात हो गई हमारी। और देखिए इसके अंदर ही हमने जो देखा, पृथ्वी का जो ऊपर का है 23.5 डिग्री में वो कर्क रेखा थी, हमने पहले जान लिया था। ये बीच की जो रेखा है ये क्या है, पृथ्वी का विषुवत रेखा है। और ये जो है इसको क्या बोलेंगे हम, मकर रेखा। ये ऐसे पृथ्वी है इस तरीके से झुक रही है, तो जो पृथ्वी के नॉर्थ में आता है वो उत्तरी ध्रुव कहलाता है और जो साउथ में है वो क्या कहलाएगा, पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा।
और ये जो अगर पृथ्वी को हम समतल माने, एकदम सीधा माने बीच के, तो ये पृथ्वी का एक क्या है, ये समतल क्या है, ये एक कक्ष बनाता है। समतल कक्ष जो बन रहा है ये पृथ्वी का क्या कहलाता है, कक्षीय समतल भी इसको बोलते हैं। तो ये आपने जाना कि पृथ्वी अपने अक्ष पे कितने झुकी रहती है, कितने डिग्री पे झुकी रहती है, और कक्षीय स्थल क्या होता है, और पृथ्वी की घूर्णन गति क्या होती है, और परिक्रमण गति क्या होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें देखेंगे सबसे पहले कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। मतलब जो ग्लोब होता है, ग्लोब पे क्या होता है, ग्लोब पृथ्वी, सबसे पहले बात करते हैं, पृथ्वी एक गोलाकार है, चपटी है बट एक गोले की तरह ही है। तो गोलाकार होने के कारण क्या होता है, पृथ्वी के हमेशा जब सूर्य के चारों तरफ एक कक्षा में घूमती रहती है तो सूर्य की किरणें पृथ्वी के एक ही हिस्से को, अगर ये पृथ्वी है और यहाँ सूर्य है, तो अगर किरणें जाएंगी, तो अगर ऐसे किरणें अगर गिरेंगी इसके ऊपर, तो पृथ्वी का ये जो हाफ पार्ट है यही हमेशा क्या होगा, दीप्त होगा, इसको बोलेंगे प्रकाशमान होगा, ये चमकता रहेगा। और जो ये पीछे का पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये अंधेरे में रहेगा। तो क्या होता है कि ये जो बीच का जो वृत्त है, ये हाफ वृत्त है पृथ्वी को, जो ये वृत्त वाला जो पृथ्वी को क्या करता है, दिन और रात में विभाजित करता है। ये हाफ पार्ट इधर का क्या कर दिया, दिन हो गया, ये इधर का रात हो गया। तो ये जो बीच का पार्ट है जिसको हम एक वृत्त बोलते हैं, ये वृत्त बन रहा है, इसको ही हम बोलते हैं प्रदीप्त वृत्त, जिसकी हमने यहाँ पर अभी बात की। ये है प्रदीप्त वृत्त, जो क्या करता है, दिन रात को पृथ्वी के ग्लोब के ऊपर विभाजित करता है। और ये सब चीज़ें जो हमने बताई जा रही हैं ये क्या है, काल्पनिक है। हम इनको कल्पना करते हैं कि हाँ ऐसा वृत्त है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, जिससे पृथ्वी का आधा हिस्सा दिन में होता है, आधा क्या होता है, अंधकार में रहता है, जिससे दिन रात बनते हैं, और यही क्या कहलाता है, प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। अभी एक फैक्ट जान लेते हैं हम चलते चलते। यहाँ पर एक फैक्ट क्या है, भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ये जो हम बार बार बात करें कि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है, घूर्णन गति करती है, और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक कक्षा में घूमती है, वो उसकी परिक्रमण गति होती है। और सबसे बड़ी चीज़ कि पृथ्वी हम क्या है, आकार में क्या गोल है। ये सब चीज़ें हमें किसने बताई, हमें कोई सपना तो आया नहीं था कि हम अपने मन में सोच लिया, या ये कोई तुक्का नहीं मारा, बल्कि इसके लिए सबसे पहले जिसने बताया, जिन साइंटिस्ट ने बताया, भूगोलवेताओं ने बताया, वो थे सबसे बड़े खगोल शास्त्री। कौन थे, भारतीय खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हमें बताया कि पृथ्वी क्या है, गोल है, और साथ में अपने अक्ष पर क्या करती है, घूर्णन करती है। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखिए, आगे देखते हैं। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, परिक्रमण का आ जाता है। वह यह हमने बार बार बात कर ली कि जो दूसरी गति, पहली घूर्णन, दूसरी परिक्रमण गति थी। अभी नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला हम देख रहे थे नेक्स्ट। पृथ्वी एक वर्ष या 365 1/4, मतलब 365.1/4, पूरे 365 नहीं कहेंगे, उसमें 1/4 और है, यानी जिसको अगर हम बोले 1/4 क्या है, 365 दिन तो पूरे हो गए, और एक जो दिन है पूरा अपना रहता है डे, यानी 24 आवर्स का, उसका 1/4वां भाग यानी 6 दिन, 6 घंटे। यानी पृथ्वी एक वर्ष या 365 डे और 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं, तथा सुविधा के लिए जो 6 घंटे है ना, जो हमें अभी बात कर रहा था मैं आपसे कि 365 के साथ 6 घंटे और होते हैं, उन 6 घंटे को हम इसमें नहीं जोड़ते। क्यों, हम राउंड फिगर में इसको 365 दिन ही मानते एक साल को। तो बात आएगी, अभी स्टूडेंट आप लोग पूछेंगे सर ये 365 दिन तो हमने बात कर ली, तो ये 6 घंटे हमने अपनी मनमर्जी से नहीं जोड़े, तो क्या ये 6 घंटे कहीं नहीं जुड़ेंगे? तो मैं बता दूं आपको, ये 6 घंटे जुड़ेंगे। हम इन 6 घंटे को ऐसे नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये 6 घंटे भी अपने आप में एक महत्व रखते हैं। अब ये कहाँ जुड़ेंगे देखिए, बड़ा अच्छे से है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आगे देखिए, आगे वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिला के एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है। तो बच्चों हमने क्या जाना है यहाँ पर कि पहले हर साल क्या होता है, 6 घंटे का फ़र्क आता है। हम 365 दिन मानते हैं, और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमण काल होता है वह लगाती है 365 दिन और 6 घंटे में। तो जो 365 दिन हमने काउंट किया एक साल का, और जो 6 घंटा बच गया, उस 6 घंटे को हम जैसे पहली साल का 6 घंटे हो गए, ये पहली साल के थे, ये दूसरी साल के 6 घंटे हो गए,
ये तीसरे साल के 6 घंटे हो गए, ये चौथे साल के 6 घंटे। तो जब अगर हम देखें हर 4 साल पे ये 6-6 घंटे मिलके क्या हो जाते हैं, 6, 12, 18 और 24, ये टोटल कितने हो जाते हैं, 24 घंटे। तो जो चौथी साल होती है, हर बार जो हमारी चौथी साल आती है, उस चौथी साल में हम इन 24 घंटे को ऐड कर देते हैं। ऐड कर देंगे तो हमारा साल कितना होता है, हमारा एक साल कितने का होता है, 365। तो हर चौथा साल कितने का हो जाएगा, उसमें हम अगर 24 घंटे जोड़ेंगे यानी एक दिन और जोड़ेंगे, तो 365 दिन में एक दिन और जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा, 366 दिन। तो हर चौथा साल हमारा क्या होता है, एक 366 दिन का होता है। तो ये बात हुई। और अब हम बात करेंगे, आप पूछेंगे सर ये कहाँ जोड़ा जाता है, तो आपने देखा होगा कि फरवरी हमेशा 28 दिन की होती है। जो फरवरी का महीना होता है हमारा, फरवरी का महीना वह कितना होता है, 28 डेज का। बट हर 4 साल में आप ये देखना, आप खुद जाके इसको प्रैक्टिकली देखना, अपने कैलेंडर के अंदर देखना कि कौन से साल में 29 का रहा था। तो जब 4 साल बाद में हम देखते हैं हर 4 साल पे, तो फरवरी क्या होती है, फरवरी में ये जो एक दिन हमने बताया था 6-6 घंटा हो के 4 साल में 24 घंटा हुआ था, एक दिन हमारा एक्स्ट्रा हो रहा था, उसको हम फरवरी में इंक्लूड कर देते हैं। और फरवरी उस साल क्या होती है, चौथे साल में 29 दिन की होती है। और साल कितने दिन का होता है, 366 दिन का। तो ये जो साल होता है हर चौथे वर्ष पे एक दिन ज़्यादा वाला, 366 डेज का, इसको हम बोलते हैं लीप वर्ष, इसको लीप ईयर भी बोलते हैं। तो अभी देखिए, इसको हम थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़ रहे हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है। इस अतिरिक्त दिन को प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह में जोड़ दिया जाता है। फलस्वरूप फरवरी माह 28 की जगह 29 दिन का हो जाता है और साल भी 366 डेज का हो जाता है। ऐसे वर्ष को हम क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। और यहाँ पर कुछ गणना दी गई है, ये देखिए, ये मैंने जो आपको अभी बताया वही चीज़ है। 365 में 1/6 था, 6 घंटे 4 साल में जुड़ के 24 घंटे हुए। और पर 4 ईयर्स में 365 में एक साल और जोड़ा तो 366 डे का हुआ। और ये 366 डे का जो ईयर था, इसको क्या बोलते हैं, हम लीप ईयर बोलते हैं। ये आपको आज क्लियर हो गया होगा कि जो लीप ईयर्स हम बोलते हैं, पूछते हैं, ये रीजनिंग में भी आता है। ये होता क्या है, लीप ईयर्स क्या होता है, हर चौथे साल में जब एक साल एक दिन ज़्यादा होता है साल का, यानी 366 दिन का, तो वो क्या कहलाता है, लीप ईयर्स कहलाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ये सब तो बातें हमने जान ली कि दिन रात कैसे बनता है, क्योंकि पृथ्वी गोलाकार होती है और पृथ्वी क्या होती है, अपने अक्ष के ऊपर भी घूर्णन गति करती है। और ये घूर्णन गति आपको बताना भूल गया, जो घूर्णन गति होती है ये कितनी टाइम में घूर्णन गति कर लेती है, नहीं पृथ्वी अपने अक्ष पे 24 घंटे में, 24 घंटे में एक चक्कर अपनी जगह पर पूरा कर लेती है, घूम जाती है। इसलिए 24 घंटे में दिन रात बनता है। तो मतलब पृथ्वी का दिन रात कैसे बनता है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में पूछेंगे कि जो दिन रात बनते हैं वह पृथ्वी की कौन सी गति के कारण बनता है, ये बनता है घूर्णन गति के कारण, जो कितनी होती है, 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर लगाती है। ये बात हो गई। अब बात आती है कि जो हमारी सीजन्स हैं, जो सीजनल आती हैं 1 ईयर के अंदर, हमारे गर्मी, बारिश, बरसात वगैरह ये सब कुछ होते हैं, सर्दी पड़ती है, ये कैसे होते हैं पृथ्वी पे, ये कैसे होती है, ये घटना कैसे होती है। तो यह घटना होती है कि जो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगा रही थी, अभी हमने देखा कि ये सूर्य था, ये पृथ्वी थी, ये यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई और फिर आ गई। तो ये जो टोटल चक्कर था पर कितना का बताया था हमने, ये बताया था एक साल का, यानी 365 दिन। और वो 6 घंटे भी हमने जोड़े थे, 6 घंटे, लगभग 365 दिन का मैं बोलूँगा यहाँ पर, आप समझ जाना। 365 में वो 6 घंटे कहाँ पर गए, जो हमने लीप वर्ष की बात की थी। तो ये जो चारों तरफ चक्कर लगा रही थी, इसको हम बोलते थे पृथ्वी का क्या, परिक्रमण। तो सीधी सी बात है कि जो पृथ्वी का परिक्रमण है, यानी परिक्रमण गति है, या जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, कभी घूमते घूमते यहाँ पर पहुँची, कभी ये हिस्सा आ गया इधर, कभी पृथ्वी का ये हिस्सा आ गया, कभी ये वाला आ गया, ये कभी आ गया सूर्य के सामने, तो इसके कारण क्या होती है, ऋतुओं का निर्माण होता है। तो ये आप
इम्पोर्टेंट। कोई पूछे आपको कि ऋतुओं का निर्माण कैसे होता है, या जो एक साल में ऋतु बनती है उनमें परिवर्तन कैसा होता है, वह परिवर्तन इसलिए होता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, और इससे पृथ्वी की जो स्थिति होती है वह सूर्य के सापेक्ष परिवर्तित होती रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, परिक्रमण गति बोलते हैं। और इसी के कारण क्या होता है, हमारे सीजन का निर्माण होता है, या जो ऋतुएं बनती हैं। अभी देखिए, इन ऋतुओं को हम आप इसमें किसके अकॉर्डिंग करेंगे, अभी आपको ये भी दिखाएंगे, मैप में भी दिखाएंगे ये चीज़ एक डायग्राम में। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हम सीज़न की बात की, इस सीज़न में कुछ डेट हैं, पूरे साल के अंदर ऐसी कुछ डेट्स हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम पूछते हैं। इस डेट के अकॉर्डिंग सूर्य की कुछ स्थिति होती है, वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले आप देखिएगा 21 जून। 21 जून को कैसी स्थिति होती है, तो पढ़िए। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, फलस्वरूप सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इस क्षेत्र में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु होती है और 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को ही उत्तरायणांत कहते हैं। ये देखिए, ये हमारी, अगर मैं देखूं बताऊं आपको, ये हमारी क्या हुआ, ये सूर्य हुआ और ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी यहाँ से चल के ये यहाँ आती है, जो यहाँ पर जब पृथ्वी आती है तो उस टाइम पृथ्वी का ये वाला पार्ट, जो हाफ पार्ट, ये सूर्य के क्या होता है, किरणों के सामने रहता है। और ये जो स्थिति होती है ना, ये 21 जून को होती है। 21 जून को जब ये स्थिति होती है उस टाइम क्या होता है, ये जो वाला ये पार्ट है, हाफ पार्ट, जो किस में आ रहा है, सूर्य की चपेट में आ रहा है, उसकी किरणों के डायरेक्ट चपेट में आ रहा है। ये कौन सा पार्ट होता है, ये पृथ्वी का जो दो गोलार्ध थे अपने पृथ्वी के, उत्तरी और दक्षिणी, तो ये उत्तरी गोलार्ध होता है। तो उत्तरी गोलार्ध का जो पार्ट होता है ना, पृथ्वी थोड़ी झुकी भी हुई होती है, आपको बताया 66.5 डिग्री पे झुकी रहती है अपने एक्स पे। तो ये पृथ्वी का जो झुका हुआ पार्ट था उत्तरी गोलार्ध का, ये सूर्य की किरणों के क्षेत्र में आता है, जिससे इस क्षेत्र में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु रहती है। इस क्षेत्र में अत्यधिक उष्मा होती है और उत्तरी गोलार्ध में इस ऋतु को हम क्या बोलते हैं, गर्मियों की ऋतु बोलते हैं। और इसके साथ ही क्या होता है, 21 जून को ये कंडीशन होती है। और 21 जून को सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध के अंदर 21 जून के दिन सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है। इसलिए पृथ्वी की जो ये अवस्था है, यहाँ वाली ये अवस्था है जिसमें क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध जब झुका रहता है सूर्य की तरफ, इसको क्या बोलते हैं, उत्तर अयनांत, अयनांत को बोलते हैं। ये घटना होती है पृथ्वी की, उसको बोलते हैं उत्तर या उत्तरी अयनांत बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कौन सी डेट की बात करें हम, 22 दिसंबर। पहले बात की थी हमने किसकी, 21 जून की। अब 21 जून से पृथ्वी घूमते घूमते अब यहाँ पर पहुँच गई। ये सूर्य था, यहाँ पर क्या हुआ था, ये 21 जून था। अब यहाँ से पृथ्वी परिक्रमण करते करते सूर्य के इस पार्ट में आ गई। तो सूर्य की इस पार्ट में आई, तो ये पार्ट कौन सी डेट को, 22 दिसंबर की डेट की हम यहाँ पर जो घटना है वो बता रहे हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध सामने था, यहाँ पृथ्वी के घूमते घूमते जो दक्षिणी गोलार्ध था, अब वो आ गया किसके, सूर्य किरणों की चपेट में। पर हाँ, ये देखिएगा जस्ट इसके अपोजिट में आएगा वो। तो अब यहाँ पर क्या होता है, सॉरी, यहाँ पर क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध ही नहीं, जो पृथ्वी का मिडिल का पार्ट होता है, पृथ्वी का जो मिडिल का पार्ट होता है, जिसको हम भूमध्य रेखा रेखा बोलते हैं, इस क्षेत्र पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं, जिससे क्या होती हैं, जो सूर्य की किरणें होती हैं उसका हाफ पार्ट कहाँ जाता है, उत्तरी गोलार्ध में, हाफ पार्ट दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। यानी 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है, जिसमें मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। अभी ये देखिएगा, ये जो आपके सामने जो हमने अभी बात की थी, ये है आपके सामने एक चार्ट, इसको देखिए। सबसे पहले ये है सूर्य, ये हमारी पृथ्वी की स्थिति, ये हमारी पृथ्वी की स्थिति है। तो क्या है कि सबसे पहले यहाँ से पृथ्वी जब जाती है तो ये इस यहाँ की स्थिति ये है 21 जून की। 21 जून में जो पृथ्वी का ये गोलार्ध है, कौन सा, उत्तरी गोलार्ध,
तो यह क्या है, सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ रही हैं और उत्तरी गोलार्ध में क्या था, ग्रीष्म ऋतु रहती है। और यहाँ से जब ये सूर्य चल के यहाँ पर गया तो यहाँ पर इन्होंने देखा 21 सितंबर की घटना है, ये 21 सितंबर को भी रहती है और सेम घटना यहाँ पर क्या रहती है 21 मार्च को। और ये जो घटना यहाँ पर 21 जून को थी, यानी उत्तरी गोलार्ध में गर्मी थी। जस्ट इसके अपोजिट अगर हम देखें तो 21 दिसंबर में क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में रहती है गर्मी, और उत्तरी गोलार्ध में जो भारत भी है तो वहाँ पर क्या रहता है, भारत में 21 दिसंबर को सर्दियों की ऋतु रहती है। तो ये एक पृथ्वी का परिक्रमण है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पहले गर्मी आई, यहाँ पर आके बीच में ये बसंत आ गया, बसंत आने के बाद में यहाँ के हमारे सर्दी आ गई, सर्दी के बाद में फिर यहाँ पर नॉर्मल मौसम आ गया जो बसंत की तरह होता हमारा, और फिर इसके बाद में लास्ट में ये फिर क्या आ गई, गर्मी आ गई। तो ये जो ऋतुएं थी भारत की, वो हमारी पृथ्वी के ऊपर ये बन रही हैं सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की गति के कारण। ये हमने इसमें आपने जाना। अभी नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो हमने बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे हम पीछे, ये देखिए आप देख लीजिए 22 दिसंबर की बात कर रहे थे। तो 22 दिसंबर में क्या होता है, जस्ट उसके अपोजिट होता है किसका, 21 जून के। जब 21 जून में सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही थी, उत्तरी गोलार्ध में, तो 22 दिसंबर को कहाँ पड़ती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती हैं। और अब गर्मी कहाँ पर होगी, दक्षिणी गोलार्ध में होगी। और जो उत्तरी गोलार्ध में देश पड़ते हैं, जैसे हमारा भारत रहा, यहाँ पर क्या होता है 22 दिसंबर को क्या होता है, सर्दी पड़ती है। यहाँ पर क्या रहेगा, सर्दी का मौसम रहेगा। और चूँकि पृथ्वी के ऊपर जो सूर्य की किरणें थी वो दक्षिणी ध्रुव पे पड़ रही हैं, दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रही हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में भी कहाँ पर पड़ रही हैं, ये देखो, ये हमारी पृथ्वी है, ये इसका बीच का विषुवत वृत्त हो गया, ये ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। तो अब क्या हो रहा है कि इस सूर्य की किरणें हैं इस दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रही हैं, और इसमें अगर पड़ेंगी तो जो 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में किसको बोलते हैं, मकर रेखा को। उधर किस पे थी, कर्क रेखा पे, तो मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो इस घटना को क्या बोलते हैं हम, दक्षिणी अयनांत। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अयनांत बोला था, और दक्षिणी गोलार्ध में इस घटना को क्या बोलते हैं, दक्षिणी अयनांत बोलते हैं। अभी घटना आती है 21 मार्च, किसकी घटना आती है, 21 मार्च और 23 सितंबर। तो आपको बता दूं 21 मार्च और 23 सितंबर में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में तो क्या होता है, 23 सितंबर को क्या होती है, शरद ऋतु रहती है। 23 सितंबर को क्या रहती है, शरद ऋतु आ जाती है, हल्की हल्की आपके ठंड महसूस होने लगती है उत्तरी गोलार्ध में 23 सितंबर को। और जस्ट दक्षिणी गोलार्ध में उस टाइम बसंत रहती है। ऐसे ही अगर 21 मार्च को देखें तो अपने उत्तरी गोलार्ध में है, यानी इंडिया में क्या होता है, बसंत ऋतु रहती है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहता है, शरद ऋतु रहती है। कौन सी, 21 मार्च को। ये जो देखिए मैंने यहाँ पर 2 पार्टों में दिया है। यहाँ पर 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या, शरद ऋतु है, तो जस्ट 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगी, बसंत ऋतु। ऐसे ही अगर उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च को क्या है, बसंत ऋतु है, तो दक्षिण गोलार्ध में 21 मार्च को क्या रहेगा, शरद ऋतु आ जाती है। क्योंकि जस्ट उसके अपोजिट होता है, सूर्य की किरणें वहाँ ना पड़ के कहाँ पड़ती हैं, दक्षिण गोलार्ध में पड़ती हैं, तो वहाँ पर। और ये ऐसी कंडीशन होती है जो 21 मार्च और 23 सितंबर, इस टाइम पर किसी भी एक गोलार्ध पे, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध हो, यानी पृथ्वी के गोलार्ध की जब बात कर रहा हूँ तो कन्फ्यूजन मत हुई, यानी पृथ्वी के उत्तरी भाग हो चाहे दक्षिणी भाग हो, किसी भी एक पार्ट पे पूरी तरीके से नहीं पड़ती, बल्कि ये दोनों पार्टों पे, ऐसे जैसे ये सूर्य है तो दोनों पार्टों पे सेम पड़ती है, ऐसे पड़ती है, जिससे क्या होता है वहाँ पर शरद और बसंत जैसी ऋतुओं का हमें अनुभव होता है। ये हमने जाना यहाँ पर। अब जाते जाते लास्ट में इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ वो देखिएगा, नोट। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण क्या होता है, घूर्णन के कारण क्या दिन रात, और परिक्रमण के कारण जो परिक्रमण होता है उसको क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। और यहीं पर हमारा आज का ये जो पार्ट था ये एंड होता है। इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट में अगर कुछ होगा तो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।